नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। और सबसे पहले बात इस वक्त एक बड़ी खबर की करेंगे। खबर नवादा से आ रही है, जहां पर बैटरी का पानी पीने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई है, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह बड़ी खबर नवादा से, जहां पर बैटरी का पानी पीने से 4 बच्चे बीमार हुए हैं। एक बच्चे की मौत हो गई है, एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया, वहीं 2 बच्चे की हालत स्थिर बताई जाती है। मुड़गड़वा गांव की यह घटना, जहां पर बैटरी का पानी पीने की वजह से 2 बच्चे जो हैं उनकी स्थिति गंभीर है। एक बच्चे की जान जा चुकी है, जबकि एक बच्चे को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त नवादा से, जहां पर बैटरी का पानी पीने से 4 बच्चे बीमार हुए हैं। सवाल यही कि बच्चों तक ये पानी पहुंचा कैसे, मां बाप की लापरवाही भी साफ तौर पर सामने आती हुई। ये बड़ी खबर, जहां मुड़गड़वा गांव की ये घटना और बैटरी का पानी पीने की वजह से एक बच्चे की देखिए जान भी जा चुकी है। हमारे संवाददाता अनिल विशाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त बच्चों की स्थिति से लेकर, कैसे बच्चों तक ये बैटरी का पानी पहुंचता है? जी विभा, देखिए सबसे पहले इसमें तो एक जानकारी दे दूं कि सभी छोटे बच्चे हैं, सब 1.5 साल से लेके 5 साल तक के बच्चे हैं। दरअसल ये घर में एक कंटेनर बोतल में पानी के शक्ल जैसा बैटरी का कुछ एसिडिक पानी रखा हुआ था और बच्चे खेलने के दौरान ही जो है तो उससे पानी को पिए हैं और उसके बाद जो है तो कि सभी बच्चे की हालत बिगड़ने लगी, जिसमें 2 बच्चे गंभीर रूप से जब इसमें चिंतित हो गए तो उन्हें परिजन आसपास के निजी अस्पताल में लेके गए। मगर जो सूचना जो प्राप्त हुई उसमें से एक बच्चे की इलाज के दौरान पटना के ही एक निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि 2 बच्चे जो है इसमें बिल्कुल ठीक है, वो अभी घर पे ही हैं और एक बच्चे का इलाज जो है अभी पटना में ही चल रहा है। तो यह अभी पूरी तरह से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि बच्चे के पास ये पानी कैसे पहुंचा, घर में किस स्थिति में ये पानी रखा हुआ था, ये बच्चे उठा के पी लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल विशाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक बच्चे की मौत हो चुकी है, जबकि 4 बच्चे अभी भी इलाजरत हैं। इन इलाज 2 बच्चों की स्थिति गंभीर बताई जाती है। अगली खबर बक्सर से, जहां पर एक महिला के ऊपर तेजाब से हमला किया गया और हमला करने वाला कोई और नहीं, खुद महिला का पति है, जिसने अपनी पत्नी पर तेजाब से हमला किया और इस हमले करने के बाद वो फरार हो जाता है। अब पुलिस इस शख्स को लेकर तलाश कर रही है कि यह शख्स गिरफ्त में आ सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। आरोपी पति इस वक्त फरार बताया जाता है। तेजाब पीड़ित पुलिस प्रशासन से आरोपी की गिरफ्तारी की गुहार लगा रही है। रात के वक्त अपनी पत्नी पर यह शख्स तेजाब से हमला कर फरार हुआ, जिसमें युवती बुरी तरह से झुलस गई है। घटना सिमरी थाना क्षेत्र की है और पीड़ित ने बताया कि पति का नाम जगनारायण है, जो कि हमला करने के बाद वहां से फरार हो जाता है और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, ये मांग पीड़ित लगातार करती हुई। एक बात हम सुता रहनी, राति खानी 12 बजे आके तेजाब फेंक दिलाई पति ने। अच्छा। तब हम बोले कि आया था, गिरफ्तार अभी नहीं हुआ है, बोले तेजाब फेंक दे रही। अभी का पोजीशन में जख्म के तारा? अभी जख्म के बहुत ताजा बाटे, हाथ भी दिक्कत नहीं के करत, दर्द भी करत ताटे। अब हम कैसे का करेंगे, काम कैसे कर पाई? हाथ जब से पुलिस प्रशासन से ये मांगता नहीं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और बात फलों के राजा आम की। जी हाँ, इसके कई रंग और रूप के साथ आपने स्वाद भी चखे होंगे, लेकिन कालिदास बनर्जी, जो कि मैंगो मैन के नाम से चर्चित हैं, इन्हें लोग जानते हैं। इनके खास बागान में भी आपको लिए चलते हैं, जहां पर मैंगो मैन इनकी पहचान क्यों है वो भी आप जानिएगा। रौतेरा स्थित राष्ट्रवादी आम बागीचा, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, हर तरफ आपको पेड़ों पर आम लदे हुए नजर आ रहे होंगे। आम की खेती के मामले में उनकी खास पहचान है। उनके बागीचे में लगभग 450 आम के पेड़ हैं, जिसमें लगभग 29 वैरायटी जो है वो आमों की है। कालिदास क्रॉस ग्राफिक्स प्रोसेस से कुछ ऐसे आम तैयार करते हैं जिसका स्वाद, सुगंध और साइज सब कुछ अपने आप में अनूठा है। उसके स्वाद अलग हैं, इसका कोई जोर नहीं है। वहीं राष्ट्रवादी विचार के कालिदास अपने क्रॉस ग्राफ्टिंग तरीके से तैयार किए गए आम को महापुरुष और देश के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर रखते हैं। यानी इनका नामकरण जो है वो ऐसे तमाम लोगों के ऊपर होता है
जो कि राष्ट्रवादी भी हैं, महापुरुष भी हैं और देश के प्रसिद्ध शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। फिलहाल वो यूकी आम और मोदी आम पर खास काम कर रहे हैं। इससे पहले वो चितरंजन आम और विवेकानंद आम पर काम कर चुके हैं, जो फिलहाल इस पूरे इलाके के साथ साथ पड़ोसी राज्य में भी काफी डिमांड में है। मैंगो मैन कालिदास बनर्जी से बातचीत की सहयोगी सुब्रत गुहा ने। आम बगीचे में वैसे तो 425 आम के पेड़ हैं, लेकिन इस आम के पेड़ का एक खास बात है, इस आम में राष्ट्रवाद का महक और सुगंध दिखता है। क्या है कालिदास बनर्जी के इस आम बगीचे की खासियत, आइए बात करते हैं और लोग क्यों उन्हें मैंगो मैन कहते हैं। कालिदास, आपके बगीचे में कितना वैरायटी का आम है और क्या खासियत है महान विभूतियों के नाम पे आम का नाम रखा? मेरे बगीचे में पुराना जो है वो 26 वैरायटीज़ का आम है और मेरे अभी 3 वैरायटीज़ का आम हो चुका है। मेरा आखिरी वैरायटी आ सकता है, आपको बता देते हैं। हमने मोदी जी के नाम से जो दुनिया उनको पसंद कर रहे हैं और ये एक हमारे देश का एक नक्षत्र उभर कर आए हैं जो मैंने बहुत पावरफुल नेता है। हम उन्हें उनके नाम पर भी एक आम को तैयार करेंगे और ये उनके लिए बहुत बड़ा ये सम्मान देंगे। अब तक किन किन के नाम पर किए हैं? अब हम चितरंजन दास के नाम से चितरंजन आम, स्वामी विवेकानंद के नाम से भी एक वैरायटी है जो मेरे सामने में है वो आम, और एक आम जोगी जी के नाम पर भी है, उसका अभी तक डीएनए टेस्ट नहीं हो चुका है। और आखिरी मेरा एक मोदी जी के नाम पर भी आएगा जो दुनिया उनको पसंद कर रहे हैं। मेरा ये बिहार और कटिहार का एक सम्मान उनको हम लोग देना चाहते हैं हमारे तरफ से। क्या इसमें स्वाद और इसमें क्या अंतर होता है, कुछ कैसे तैयार करते हैं? जी, ये स्वाद तो हम देख रहे हैं कि जो चितरंजन आम में बाहर से लोग आके खर्च करके यहाँ से आम को खरीद के ले जा रहे हैं, पता नहीं क्या लोगों में ये मैंने पसंद आ गया। हम तैयार कैसे करते हैं? एक दूसरे के साथ क्रॉस करके हम 2, 3, 4 आम वैरायटी एक दूसरे के साथ में क्रॉस करने के बाद जो अनूठा सा स्वाद आता है उस आम को ही हम पेटेंट कराने का कोशिश करते हैं। और नाम जो है हम विभूति जो भारत के महान विभूति हैं उनके नाम से, हम परिवारवाद को लेकर नहीं चलते हैं, हम राष्ट्रवाद को लेकर चलना चाहते हैं। ये कितना बगीचा में कितना पेड़ है और कितना? मेरा 425 से 435 पौधा है मेरे बगीचे में और प्राय सभी कलमी आम है। कितना वैरायटी है इसमें? और इसमें 26 दिन 29 वैरायटी ऑलरेडी हो चुका है। इनके नाम को देखने से हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें राष्ट्रवाद कूट कूट के भरा हुआ है, तभी ये जो है महान लोगों के नाम पे अपने आम का नामकरण करते हैं। आमतौर पर परिवार के लोग? हाँ, जनरल में देखा जाता है कि लोग कोई भी नया काम करते हैं तो अपने परिवार के या पूर्वजों के नाम से उसका नामकरण करते हैं, लेकिन कालिदास बनर्जी जो है देश के महान विभूतियों के नाम पे नामकरण करते हैं, तो इससे प्रतीत होता है कि राष्ट्र के सम्मान के लिए इनमें बहुत ज़्यादा भाव है। संजीव राय। तो निश्चित तौर पर ये खासियत है कटिहार राउतारा की इस बगीचे के। निश्चित तौर पर आम का स्वाद और सुगंध तो है ही, साथ ही इस आम में राष्ट्रवाद की महक और स्वाद है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। बक्सर में मोक्षदायिनी गंगा सिर्फ अमृत धारा नहीं देती हैं, सिर्फ अमृत धारा प्रदान नहीं होता है इससे, बल्कि यहाँ पर सोना और चांदी यानी कि धातु भी ये प्रदान करती हैं। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि इस गंगा से जहाँ लोगों के खेतों तक गंगा पहुँच जाए, लोगों को उर्वर ज़मीन मिल जाए, लोगों की प्यास बुझ जाए, वहीं लोगों के लिए जीवन का आधार भी ये गंगा किस रूप में धातु के साथ जुड़ी हुई है, ये खबर आपके सामने। ये खबर इसलिए भी अनूठी है क्योंकि गंगा में विसर्जित होने वाले शवों के साथ सोने चांदी का दान किया जाता है। उन सोने चांदी को गोताखोर निकालते हैं। कई लोग श्रद्धा से गंगा में सोने और चांदी के सिक्कों को डालते हैं और उसी पर इनकी जीविका आधारित है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बक्सर की है, जहां मोक्षदायिनी गंगा कैसे इन लोगों का जीवन यापन कर रही हैं, वो भी इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। कई लोग इसकी ताक में घाटों पर बैठे होते हैं। ऐसे लोग राख छानते हैं, नदी में गोता लगाते हैं, कीमती धातु निकालते हैं और यहीं से ग्राउंड रिपोर्टिंग की है हमारे सहयोगी पुष्पराज ने।
मिनी काशी के नाम से मशहूर बक्सर नगरी का स्मशान घाट है ये, और यहाँ जो 24 घंटे जो चिताएं जलती हैं, बिहार के हर कोने से लोग यहाँ 100 को लेकर के आते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बक्सर का जो स्मशान घाट है ये काफ़ी मशहूर है। आप देख सकते हैं जब सुबह में इन पूरे स्मशान घाट के चिताओं की जब सफाई होती है तो जो यहाँ काम करने वाले कारीगर होते हैं वो इन सभी चिताओं की जो राख होती है उसे एक बर्तन में उठाते हैं और उसके बाद फिर ये इसे गंगा नदी में धोते हैं। और इस जो राख है इसमें से जो धातु निकलती है, जो लोग मरने के वक्त दान करते हैं, उन धातुओं को ये लोग बेच करके अपने घर में 2 जून की रोटी की व्यवस्था करते हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। बिहार में राजगीर पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं और यहाँ पर पर्यटकों को खास सुविधाएं मिले, खास इंतजाम उनके लिए किए जाएं, इसे लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 16 करोड़ की लागत से देखिए यहाँ पर बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके पर्यटकों को, इसकी कोशिश की जा रही है। तस्वीर आपके सामने उसी राजगीर की, जिसकी नई चमक आपके सामने है। विश्व शांति स्तूप की बात कर लीजिए, रोपवे के आसपास पर्यटकों को और भी बेहतर सुविधा मिलेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए 16 करोड़ 38 लाख की लागत से इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के लिए बनाए जाने वाले इंटीग्रेटेड भवन में एक ही जगह पर शॉपिंग से लेकर खाने पीने तक की तमाम सुविधाएं होंगी। इंटीग्रेटेड भवन में पर्यटकों के लिए दुकानें, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट की सुविधा होगी, यानी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक। अभी हम पहुंचे नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के रोपवे पर, जहां आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार देशी विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए यहां पर इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण कराने जा रही है। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां की बहुत जल्द ही पर्यटकों के लिए इंटीग्रेटेड भवन का निर्माण कराई जाएगी, जिसकी लागत करीब 16 करोड़ 38 लाख बताई जा रही है। और यहाँ पर जो है कि दुकान, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, शौचालय, पार्किंग समेत अन्य जो है सभी सुख सुविधाएं से जो है यहाँ पर लैस किया जाएगा, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ आए और यहाँ पर जो है कि आराम से ठहर सके। और यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है ये वही स्थान है जो कैंपस है, इसी के पास यहाँ पर है जो बनाया जाएगा। और ख़ास करके जिस तरह से जो है इस भवन का बन जाने से खास करके जो है पर्यटकों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटकों को भी बढ़ावा होगी। नंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और किशनगंज में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। जल जमाव और पानी में नारकीय जीवन जीने जैसे हालात बनने की खबर को दिखाए जाने के बाद अब यहाँ पर प्रशासन देखिए कैसे एक्टिव नजर आ रहा है। जल जमाव की वजह से परेशान स्थानीय लोगों की खबर हमने दिखाई थी। पंचायत अधिकारी ने वरीय अधिकारियों के साथ इलाके का दौरा किया है और स्थिति का जायजा लिया गया। जल्द से जल्द जल निकासी करवाकर लोगों को राहत देने की बात कही गई है। साथ ही मच्छर की समस्या के लिए भी सभी जगहों पर फॉगिंग की बात कही गई। विभिन्न घरों में पानी देखे कहीं पानी नहीं है, हमने उसकी निकासी करवा दिए हैं। और जो भी कहीं कहीं नाले की जाम की स्थिति है और उसको भी हम जेसीबी के माध्यम से सफाई कार्य करवा रहे हैं। और जहां भी नाला टूटा हुआ है हम लोग उसका पुनर्निर्माण बनाने की अपने स्तर से कर रहे हैं। सर, एक तो जल जमाव, दूसरा मच्छर की स्थिति यहाँ काफ़ी ख़राब है। मच्छर की स्थिति में हमने फॉगिंग करवाए और फिर पुनः हमने फॉगिंग फिर पुनः करवाए। और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व की रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों की संपत्ति की जांच की जाएगी, जिसके आदेश दिए गए हैं, जिसमें नीरा यादव जो हैं उनकी भी संपत्ति शामिल है, उनका भी नाम शामिल है। यहाँ नीरा यादव की भी संपत्ति की जांच होगी। उनकी संपत्ति की जांच एसीबी करती नजर आएगी। आरोप है कि साल 2014 में जब मंत्री वो बनी और 2019 में सरकार से हटी तो इनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई। इसे लेकर राज्य सरकार ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इस जांच को लेकर पूर्व मंत्री नीरा यादव बेफिक्र हैं। दलील दे रही हैं कि जब वे मंत्री बनी थी तो वे जिला परिषद की उपाध्यक्ष थी और ऐसे में मंत्री और जिला परिषद उपाध्यक्ष के वेतन में अंतर होता है। 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे और उसमें हमें 7500 रुपया मानदेय के रूप में वेतन मिल रहा था। और उसके बाद 2019 आते आते मंत्री बनने के बाद में हमें 2.5 लाख से ऊपर का मिलने लगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये बढ़ोतरी कैसे हुई है। और दूसरी बात है कि जो भी चीज़ आपने खरीदी है तो 5 साल में उसका रेट बढ़ेगा।
और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि जब हमसे जिस पॉइंट पे किस पॉकेट में कहाँ पर ज़्यादा है पूछा जाएगा, हम स्पष्ट रूप से जवाब देंगे। जेडीयू के झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो जो कि बोकारो पहुंचे और बोकारो में उनका स्वागत कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया है। उनका कहना है कि जो लोग हमसे अलग हुए, छूटकर दूसरी पार्टी में चले गए, वो एक बार फिर से वापस आएंगे, ये उम्मीद उन्हें है। उन्होंने कहा कि 1932 के खतियान और स्थानीय नीति के मामले पर हेमंत सोरेन के मैनिफेस्टो में स्थानीयता शामिल थी, लेकिन उन्हीं के विधायकों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जेएमएम स्थानीय नीति बनाई तो जरूर, लेकिन बिगाड़ने का काम जरूर उसने करवा दिया। देखिए, सब तो अपने अपने पार्टी के नेता हैं, हम भी पार्टी के नेता हैं। आज जैन सलाब जो आप देख रहे हैं सब जगह, वो जनता दल यूनाइटेड के साथ सब लोग जुड़ेंगे। सभी लोग इधर उधर जो भी हैं बिखरे हुए, वो सब खीरू महतो के साथ, नीतीश कुमार के साथ, श्रवण कुमार के साथ, सभी लोग एक साथ हो जाएंगे। शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सुधार हो सके, इसके लिए झारखंड सरकार की तरफ से कोशिशें अब तेज कर दी गई हैं। जिन शिक्षकों के परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिन्हें लेकर शिकायतें मिलती रही हैं, उन शिक्षकों को इसमें सुधार के लिए 1 महीने का वक्त दिया गया है। यानी कि आप 1 महीने में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की दिशा में अग्रसर हो जाइए, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई विभागीय तौर पर जरूर की जाएगी। बोकारो पहुंचे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सीधे तौर पर कहा कि शिक्षा की बेहतरी के लिए सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया जा रहा है। कोई भी शिक्षक शहरी क्षेत्रों में 5 साल से अधिक नहीं रह सकता है। आपको ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनी सेवा देनी होगी। इसके बाद उन्हें गांव में भेजा जाएगा। दावा यह भी किया गया कि आने वाले वक्त में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव का असर जो है वो ग्राउंड पर यानी धरातल पर भी नजर आएगा। इसको 5 भाग में बांटा गया। कल नोटिफिकेशन हुआ है कि कोई भी टीचर 5 साल से अधिक शहरी क्षेत्र में नहीं रह पाएंगे। नेता है तो नेता है चाहे कोई भी है। गुमला में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को जिंदा जला देने के मामले में फिलहाल अब माहौल जो है वो शांत नजर आ रहा है। आपको बताते चलें कि इन दोनों ही आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा और उसके बाद बाइक के साथ इन्हें आग के हवाले कर दिया गया था, जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर हालत में झुलस गया, जो इस वक्त इलाजरत है। तनाव की स्थिति को देखते हुए फिलहाल यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी जो नजर रख रही थी गांव में लोगों के आवाजाही को लेकर, व्यवहार को लेकर। घटना के बाद अंबाटोली, बरहा और पोकोटोली गांव में पुलिस कैंप करती नजर आई। एसडीपीओ के साथ तमाम पुलिस अधिकारी इस हालात पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही लोगों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लोगों के आक्रोश को भी शांत कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि रेप के आरोपी 2 युवकों को लोगों ने बाइक के साथ जिंदा जलाया था, जिसमें से एक शख्स की जान चली गई। खबर धनबाद के तोपचाची से, जहां पर गर्भवती महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हासिल हो सके, इसके लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गर्भवती महिलाएं पहुंची और इनके स्वास्थ्य की जांच की गई। इन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सकीय सुविधा मिल सके, इस दिशा में ये स्वास्थ्य शिविर जो है वो महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। शिविर में तोपचाची प्रखंड के दूर दराज से गर्भवती महिलाएं जो है वो पहुंची। दूर से आई महिलाएं लेकिन गर्मी से परेशान जरूर नजर आ रही हैं। अस्पताल में जनरेटर से लेकर सोलर प्लेट सिस्टम तक मौजूद था, लेकिन चल कुछ नहीं रहा था। पंखे तक का इंतजाम नहीं था। जांच लैब में ड्राइवर को खड़ा किया गया था, जिस पर लोगों ने आरोप लगाया कि जांच आखिर ड्राइवर कैसे करेगा। गर्भवती महिलाओं के साथ, उनकी जान के साथ इस तरह से खिलवाड़ कैसे किया जा सकता है। हालांकि इन तमाम आरोपों से शख्स ने इनकार किया है। अंदर टेक्नीशियन में आपका क्या काम था? लैब में आपका क्या काम? कोई काम नहीं है। सर बोले कि थोड़ा कागज पढ़ दीजिए, बस पेपर, और कुछ नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं। जांच के लिए आया है। यहाँ पे इतना भीड़ लगा हुआ है, कोई चीज़ का सुविधा नहीं है। गर्मी के मारे सबका हालत ख़राब हो रहा है। और वहाँ पे जल्दबाजी का काम भी नहीं कर रहा है। सब कुछ जाकर जाम लगा देता है, कोई कुछ करता नहीं है।
अब किसमें क्या होगा बताइए। जितना भी होता है उसका जांच हो रहा है, स्थल जांच होता है, उसके चलते आज के जांच का सारा जांच किया है। कुछ सिर्फ इसी तरह कागज हो गए थोड़ा सा इधर उधर, वो सब कुछ करने का उसका है ही नहीं, कर्मी नहीं है, हमारा ड्राइवर है। जामताड़ा की सरकारी स्कूल में पैसों की गड़बड़ी को लेकर ग्रामीणों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मिड डे मील की जो राशि स्कूल को मिली थी उससे राशि का बंडल बांट कर लिया गया। ये राशि जो बच्चों के मिड डे मील पर खर्च की जानी थी, इसे बिचौलिए हड़प लेते हैं। जिन बच्चों तक ये भोजन पहुंचनी थी उन तक ये भोजन नहीं पहुंच पाएगी। जामताड़ा के प्रखंड के बुद्धिडीह सरकारी मध्य विद्यालय की यह तस्वीर है और स्कूल के सचिव को हटाने की मांग की जा रही है। ग्रामीणों की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल ने लोगों की ओर से लगाए गए तमाम गड़बड़ी के आरोपों को सीधे तौर पर हालांकि गलत ठहरा दिया, इनकार कर दिया उन्होंने। ग्रामीणों ने इस संबंध में स्कूल सचिव के खिलाफ शिक्षा विभाग से शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। आए दिन स्कूल में झंझट होते रहता है। मुझे नहीं लगता कि ये सचिव जो है स्वच्छ तरीका से काम कर रही है। कहीं न कहीं कोई न कोई जरूर इसमें दाल में काला है। जैसे आप आमतौर पर देख सकते हैं कि बिल्डिंग का छज्जा धंसा हुआ है और ऊपर से पोचड़ा कर दिया। अभी 7-8 दिन हुआ होगा जो पोचड़ा उठ गया रंग। अभी यही बोल रहे हैं कि देखिए हम जो बच्चा को एक्स्ट्रा बच्चा को हम बांटे, तो अगर एक्स्ट्रा बच्चा को बांटा है तो उसका भी तो आपका लिखित तो कुछ होना चाहिए। ये तो सरासर सब घपला है। गोड्डा में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो कि बालू के उठाव पर नजर रखती है, उसके इस आदेश के बाद बालू का उठाव सीधे तौर पर तो नहीं हो रहा, उस पर रोक लगाई गई है। लेकिन बैकडोर से कह लीजिए, बिना किसी आदेश के कह लीजिए, यहां पर बालू का उठाव भी हो रहा है और ढुलाई भी हो रही है। भले आपको ये बालू ट्रैक्टर पर नजर ना आए, लेकिन साइकिल पर, बाइक पर जरूर इसे ढोया जा रहा है। बालू का खनन लगातार चल रहा है। प्रशासन के कुछ हद तक रोक गाड़ियों पर जरूर लगा दी, लेकिन नदियों का दोहन नहीं रुका। बालू को ऊंची कीमतों पर बाजारों में बेचा जा रहा है और गोड्डा के बालू घाटों से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव झा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी कायदे और कानून ये कहते हैं कि आज से लेकर 15 अक्टूबर तक जो नदियों का दोहन है वो नहीं होगा, यानी कि बालू के उठाव पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। ये इस वजह से रोक लग जाएगी क्योंकि जो नदियों का दोहन है वो ना हो और जो बरसात का वक्त होता है उस दौरान नदियों में पानी रह पाए, इस वजह से ऐसे नियम लगाए जाते हैं। लेकिन गोड्डा की अगर हम स्थिति की बात करें तो गोड्डा में दोहन रुकने का नाम नहीं लेता है। अगर हम ट्रैक्टर को छोड़ दें या ट्रकों को छोड़ दें तो जिस तरीके से अवैध उठाव जो एक नए सिरे से यहाँ चालू किया गया है, यानी कि नदियों के दोहन का जो एक नया तरीका यहाँ निकाला गया है, उसका जीता जागता प्रमाण आपको गोड्डा के कई घाटों पर मिल जाएगा कि साइकिल के माध्यम से बालू की सेलिंग हो, बोरे में भरकर बालू की सेलिंग हो, या फिर फटफटिया गाड़ी पर बालू को उठा कर और बाज़ारों में बेचने की बात हो। जब ट्रैक्टर को बंद कर दिया गया तो उस दौरान जो फटफटिया गाड़ियाँ थी उसकी कीमत बढ़ जाती है। वो करीबन 700 से 800 रुपये की कीमत पर बालू बेचने लग जाते हैं और ये भी कहीं ना कहीं नदियों का दोहन है और प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे कैसे रोका जाए। हालांकि प्रशासन ने आज की तारीख की अगर हम बात करें तो आज से कुछ फटफटिया गाड़ियों पर रोक लगा भी दी है, लेकिन कुछ गाड़ियां अब भी धड़ल्ले से चल रही है और प्रशासन के नज़रों के सामने से गुजरती है। तो एक बड़ा सवाल प्रशासन से भी होता है कि जब एनजीटी लागू है तो आखिर आपकी नज़रों के सामने से इस तरीके से गाड़ियां कैसे गुजर रही है और अगर ये गुजर रही है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।